Characteristic of normal distribution and normal curve. Characteristic of normal curve. ऐसे पहले सब लोग कैमरा ऑन करो, एवरीवन. तो स्कूल जाते हैं क्या क्लास ज्वाइन करना? बहुत कम लोगों को मैंने ज्वाइन किया हुआ था, तो मैंने मैसेज किया था. कैमरा ऑन करो. संजना, स्वांकित, नंबर 51. चलो देखो, हम लोग ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो कुछ भी याद रखना है वो यही है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ फंक्शन, जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, वो याद रखना है. रेंज ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, समझ आया? जो पैरामीटर है, जो टर्म्स है, वो याद रखिएगा, बाकी ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है. अब उसके बाद एक और टर्म है, मैंने याद है तुम लोगों को पढ़ाया था, कुर्टोसिस एंड स्क्यूनेस. याद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is skewness and what is kurtosis? Anyone? Ma'am, skewness means lack of symmetricity. And That used to show the direction of the variation. Okay, yes, that is direction of variation. Kurtosis is the measure of flatness and thickness of the curve. Yes. उसके अंदर 3 आता था, एक लिप्टोक्रेटिक, मेसोक्रेटिक और एक प्लेटोक्रेटिक. हाँ, लेप्टोकोटिक, मेसोकोटिक एंड प्लेटोकोटिक. सो यही है, इसमें जो मेसोकोटिक टर्म था ना, that was for a normal curve. जो मैंने वहाँ पे normal as a synonyms word भी लिखाया था उसमें, अगर याद हो आप लोगों को, देखना जाके बैक. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो उसमें नॉर्मल टर्म भी मैंने दिखाया था. तो नॉर्मल कर्व जो होता है उसका फंक्शन वैसा होता है, और नॉर्मल कर्व का शेप होता है, एक पर्टिकुलर शेप डिफाइंड है, जो ग्राफ पेपर पे तुम बना सकते हो, लाइक ऐसे. ठीक है, ये नॉर्मल कर्व है. नॉर्मल कर्व में क्या होता है, दिस इज सपोज एक्स एक्सिस, ये जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है वो हमारा एक्स एक्सिस है. ठीक है, इस एक्स एक्सिस पे आप एक ग्राफ शो कर रहे हैं, लाइक ऐसे. और ये ग्राफ जो है, इसका जो मिड पॉइंट होता है, दिस मिड पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट जो होता है वो मीन म्यू होता है. सपोज म्यू इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है. ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो हम ले रहे हैं, जरूरी नहीं है हमेशा यही होगा. म्यू 0 हो सकता है. अगर हम इससे नेगेटिव साइड जाएंगे, देन दिस इज माइनस इंफिनिटी, और अगर इससे पॉजिटिव साइड जाते हैं, देन दैट इज प्लस इंफिनिटी. ठीक है, समझ आया क्या है? माइनस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी. अगर कोई ग्राफ सिमेट्रिकल, यहाँ पे ये ध्यान रखना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल कर्व, देन दैट मींस इट इज अ सिमेट्रिकल कर्व. ये कभी भी पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड नहीं होगा. ये लेप्टोकोटिक कर्व नहीं होगा, ये प्लेटोकोटिक कर्व नहीं होगा. जब भी नॉर्मल कर्व होगा, देन दैट इज सिमेट्रिकल एज वेल एज मेसोकोटिक कर्व. ठीक है, मीन जो है, मिड पॉइंट, वो म्यू 0 हो सकता है,
या फिर कुछ भी और पर्टिकुलर वैल्यू हो सकता है, जरूरी नहीं है जरूरी हो, बट अगर ये 0 होगा तो आपको पता है, मैंने नेशनल नंबर में नंबर लाइन में आपको बताया था, द मिड पॉइंट इज 0, और इससे जैसे जैसे हम इधर आते हैं इंक्रीज करते हैं वैल्यूज, क्या होता है इंफिनिटी तक जाएगा, और ये टर्म अगर इधर आती हो तो दैट इज -1 -2 -3 इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 और -1 को ऐड करो, दिस विल कैंसिल दिस वन, -2 और 2 को ऐड करो क्या हो जाएगा 0, -3 और 3 को ऐड करो क्या हो जाएगा 0 होगा ना, -3 and 3 0, अगेन 4 -4 सब टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा सिर्फ 0, है ना, हाँ या नहीं बताओ जरा, यस मैम। है ना। तो जब आप पूरा का पूरा रेंज जितने भी नंबर्स हैं माइनस प्लस, मतलब इंटीजर्स की बात अगर हम कर रहे हैं जिसमें माइनस वैल्यूज भी आएगा, पॉजिटिव वैल्यूज भी आएगा, नेगेटिव वैल्यूज भी आएगा, सबको ऐड करोगी, देन एवरेज जो आएगा दैट विल बी 0, और उस केस में नॉर्मल कर्व का शेप ऐसा हो। अब यहाँ पे एक चीज समझ में आना चाहिए थोड़ा सा, कि अभी से पहले मैंने पढ़ाया था आपको, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ाया था, बाइनोमियल भी पढ़ाया था, एक्सपोनेंशियल भी पढ़ाया था, बट उसमें ग्राफ की बात नहीं कर रहे थे। एक डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया है, उसमें ग्राफ कराया था जो कि था रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, याद है रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, एक 2 दिन में ही बताया था, बहुत लंबा सेशन नहीं चला था उसका, बट रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन था जिसमें एक ग्राफ आपका रेक्टेंगल बन रहा था कुछ इस तरह का, ए और बी इस तरह का शेप आएगा, और एक रेक्टेंगल बनता है बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, तो आपको ए एक पर्टिकुलर वैल्यू है, बी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है हम ऐसे निकालते हैं। चलो ये नहीं बताया, ठीक, हटाओ, कंफ्यूज मत हो। ये नॉर्मल कर्व ठीक है, इसमें मैंने ग्राफ बनाया है, बर्नौली में नहीं बताया था, बाइनोमियल में नहीं बताया था, एक्सपोनेंशियल में नहीं बताया, सॉरी क्या था क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें नहीं बताया था, ये याद है ना, यस बोलो मैम। ठीक है। Yes, ये डिस्ट्रीब्यूशंस में आपने ग्राफ नहीं पढ़ा था, अभी पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अब हम ग्राफ अभी क्यों कर रहे हैं, इससे पहले वाले डिस्ट्रीब्यूशंस में क्यों नहीं था, क्योंकि मैम इस वाले में बहुत मतलब नंबर एन जो है बहुत लार्ज है, बाकी में तो फिक्स था, किसी में 2 बार था या फिर किसी में फाइनाइट था, तो इसमें बहुत ज्यादा ही है। ठीक है ये भी बोल सकती हो, लेकिन उसका एक थोड़ा डिफरेंट रीजन भी है। मनी मानसी कैमरा ऑन करो, अलका सिन्हा कैमरा ऑन करिए, विजय प्रताप सिंह क्या है, आपका सीलिंग दिख रहा है, दीवार दिख रहा है, तुम तो दिख ही नहीं रहे हो मुझे। There is Nikki, he is not visible. Sushmita, you are not visible. Roll number 51. So the second time I am saying you. Swankit and Yuvraj. कैमरा ऑन कर लो। चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वापस से ग्राफ की जरूरत क्यों है। मैंने एक टर्म यूज किया था डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, ठीक है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। सो डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस में एक चीज आप मेंशन कर सकते हैं, थोड़ा समझना ध्यान से, ग्राफ कब बनाते हो, जब एक पॉइंट कुछ एक्स यहाँ दिया है, दूसरा पॉइंट ये तुमको पता है, और इन दोनों को इस तरह से मैच करा रहे हो और इस पाथ को फॉलो करते हुए वो जा रहा है, तुम ग्राफ बनाओगे। हमेशा तो ग्राफ नहीं बनाते, अब 2 लोग यहाँ हैं, 4 लोग यहाँ हैं, 8 लोग यहाँ हैं, तो इसका ग्राफ बनेगा क्या, पॉइंट टॉस कर रहे हैं, इस तरह से ग्राफ नहीं बनेगा। उसका ग्राफ बना सकते हैं बट उसके लिए दूसरा तरीका देखना पड़ेगा, वो ग्राफ पेपर में उस तरह से नहीं बन सकता जैसे हम ये ग्राफ जानते हैं, जो बचपन से पढ़ के आए हैं, ग्राफ बनाना, पिक्चर बनाना, वो वैसा नहीं बनेगा जैसा कि 248 नंबर्स के लिए। मैम
सारे वैल्यूज को आप नंबर्स के टर्म में दे भी नहीं रहे हैं। अगर आपको एरिया शो करना है, एरिया बताना है कहीं कि हमारा प्लॉट है एक लैंड का, मेरे घर का नक्शा ये है, तो आप क्या बताते हो? पूरा फिगर बना के बताओगे, ये शेप ऐसे जा रहा है, यहाँ से इस तरह का ये बना हुआ है, बताओगे, फिगर बना के बताओगे। और यहाँ से ये ऐसे कट है, क्या है, वैसे बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? बिकॉज ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ लेकर पूरा कंटिन्यूअस डिस्टेंस है, कहीं ब्रेक नहीं होता है। 1 मीटर के बाद ब्रेक, नेक्स्ट सेकंड मीटर यहाँ बनेगा एक पॉइंट, थर्ड ऐसा बनेगा, ऐसा तो नहीं होता है। सो ग्राफ वैसे केसेस में आप बना रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहा है, ठीक है। कंटिन्यूटी मेंटेन करेगा तभी ग्राफ। जैसे रोड, कभी भी आप एक रोड का नक्शा देखिए हैं, यहाँ से इस पर्टिकुलर प्लेस ए से आप पर्टिकुलर प्लेस बी पे जाते हैं, तो हो सकता है रोड बना हो, ऐसे फॉलो कर रहा हो, पाथ ऐसे फॉलो करके यहाँ तक जा रहा हो। क्या ऐसा हो सकता है रोड बीच में कहीं ब्रेक हो गया हो और आप यहाँ ए से बी तक जा सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं हो सकता, बिकॉज आप रोड की बात कर रहे हैं, पाथ की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो हमेशा कंटिन्यूअस हो। यहाँ से लेके वहां तक कहीं भी कोई गड्ढा नहीं हो, कहीं भी कोई ब्रेकेज नहीं हो, तब तुम ए से लेके बी तक पहुंच सकते हो, अदरवाइज नहीं पहुंच पाओगे। तो जहां भी इस तरह का टर्म होता है जहां कंटिन्यूटी मेंटेन करने की जरूरत है, कंटिन्यूअस टर्म है, ये बात यहाँ से लेके वहां तक जा रहा है और कंटिन्यूअस जा रहा है, कहीं ब्रेकेज नहीं है, तब ऐसा टर्म आता है कि आप ग्राफ बना रहे हैं। बात बनाएंगे तो आप बना के डिसाइड करके बताएंगे। तो यहाँ माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक पूरा ग्राफ बना है। अब इसमें से कोई भी वैल्यू सिमेट्रिकल होगा, दैट मींस यहाँ से लेके इंक्रीज करता हुआ ये पीक पॉइंट पे पहुंचेगा, एंड पीक पॉइंट इज व्हाट? दैट इज द एवरेज वैल्यू। फिर वहां से वो गिरना शुरू होगा, डेटोरिएट होगा, और लास्ट में डेटोरिएट होते 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 नेग्लिजिबल अमाउंट तक इनफाइनाइट तक जाएगा। जैसे शायद तुम लोगों ने सुना हो, कोविड में ऐसा तो सुना था कि 14 दिन में कोरोना ठीक हो जाता है, सुने थे ये क्या? ऐसा देखा गया 14 दिन तक अगर आप सरवाइव कर गए तो कर जाते हैं, कुछ ऐसा सुने थे या नहीं सुने थे? मैंने सुना था इसलिए पूछ रहा है, कंफर्मेशन चाहिए सुने थे मुझे। मैम। हम सुने थे इसलिए तुम भी सुने थे, पहले से तो कुछ नहीं बोले। मतलब माइक अभी ऑन किए है। अच्छा, सुने थे। सुना सर, बोल कोई नहीं रहा है। कोई नहीं बोल रहा है, मतलब अभी रिया ने तो कहा उसने नहीं सुना था। तान्या सुना था तुमने, ऐसा था क्या? पता नहीं मुझे था रिजल्ट तो नहीं वैसे कोई। चाहिए, किसी डॉक्टर्स का ऐसा रिपोर्ट सुने हो? नहीं, रिपोर्ट नहीं सुना है, बस मन घड़त कहानी सुने थे। तुम सब ऐसी मनगढ़ंत कहानी सुनते हो, इसी में टाइम बर्बाद करते हो, अपना ही मनगढ़ंत कहानी बना लेते हो, है ना। और जो काम का काम रहता है, पूरा कोरोना में सब लोग टीवी न्यूज सब सुनाए, लेकिन तुम लोग किसी कोई भी काम का बात नहीं सुना। कंक्लूजन इसी से निकल जाता है कि तुम लोग कितने काम का चीज सुनते हो, कितना नहीं सुनते हो। एग्जैक्टली 14 डेज का ड्यूरेशन या फिर 7 डेज का इस तरह से जाता है। उसमें ये बताया जाता है कि आप में शुरुआत में ग्राफ, इसी को ग्राफ को हम कहते हैं, शुरुआत में क्या होता है, आपको कोरोना हुआ, फर्स्ट डे आपको सिम्टम थोड़ा दिखेगा, फिर बढ़ेगा सिम्टम, फिर बढ़ेगा सिम्टम, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा थोड़ा थोड़ा। जैसे जैसे इम्पैक्ट डे बढ़ेगा, जैसे जैसे ज्यादा दिन होगा, वैसे वैसे इसका इम्पैक्ट थोड़ा सीवियर होता जाएगा, और एक पॉइंट आएगा जहां पे वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और इस पीक पॉइंट पे पहुंचने के बाद धीरे धीरे आपका बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना शुरू हो जाता है। तो अब वो क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं बॉडी भी न्यूट्रलाइज हो गई, और इस तरह से इम्पैक्ट उसका क्या हो रहा है, धीरे 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 कम होता चला जा रहा है, और लास्ट में वो ठीक हो जाता है। ये भी ठीक होने का प्रोसेस है, कोविड होने का और ठीक होने का प्रोसेस यही है। आपको शुरुआत में थोड़ा इन्फेक्शन लगेगा, फिर थोड़ा बढ़ जाएगा, इस तरह से होता है ना। किसी को बहुत दिन बाद अचानक पता चलता है कि अरे एक ही बार बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब पता चलता है, ऐसा हुआ है ना। सुने हो? ये सुने हो, ये वो भी नहीं सुने हो? यस मैम, ये सुना है। चलो ये सुने हो। तो ऐसे क्या होता है, धीरे धीरे वो चीज, एक बार उसका इम्पैक्ट बहुत नहीं होता है, क्या होता है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक पीक पॉइंट पे आ जाता है,
जो उसका मैक्सिमम पॉइंट है वहां से वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। या फिर ये समझिए जैसे कुछ भी आप यहाँ पे कोविड हो रहा है तो क्या है टाइप का वायरस आपके बॉडी में आया, उसका धीरे धीरे अलग अलग इम्पैक्ट आपको दिखना शुरू हुआ, और जैसे जैसे अलग अलग इम्पैक्ट दिख रहा है उसका सीवियरिटी बढ़ रहा है, मतलब उसका एक ढंग से कहा जाए डेंजरसनेस को बहुत ज्यादा बढ़ गया और एक लेवल तक वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो गया। उसके बाद तो ना उसका धीरे धीरे आपका बॉडी कहीं ना कहीं क्या हो गया, उसका इफेक्ट अब न्यूट्रलाइज करने लगा है। मतलब क्या, तो इम्यून सिस्टम आपके उसके अगेंस्ट काम करना शुरू हो गया, बहुत ज्यादा एक्टिव हो, और वो धीरे 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 उसका इफेक्ट कम हो रहा है, अल्टीमेटली वो ठीक हो रहा है। यही है कोविड होने का उसके ठीक होने का प्रोसेस। अब यहाँ जो ये टर्म है, जो ये पूरा स्टेप है, उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से डिस्क्राइब किया गया था। ठीक है, यहाँ पे वही प्रोसेस हो रहा है जो मैंने आपको कहा, शुरू में धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक पीक पॉइंट है और सिस्टमिस्टिकल वे में इसी तरह से वो कम होता चला गया, और यही नॉर्मल वे है। अगर ऐसा पाथ फॉलो करता है तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस केस में हमेशा पीक पॉइंट जो होता है दैट इज द एवरेज, एवरेज ही पीक पॉइंट होता है। अब यहाँ पे देखो, ये जो पूरा इंटायर एरिया होगा बिटवीन फ्रॉम यहाँ से माइनस इंफिनिटी ले लो या फिर जो भी वैल्यू आप ले रहे हैं, कुछ भी पर्टिकुलर वैल्यू हो, माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक का ये पूरा का पूरा इंटायर एरिया जो है, उसके अंदर जो एरिया जो टर्म हो रहा है वो आपका पूरा का पूरा 1 है। आपको ये याद है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड प्रोबेबिलिटी का पूरा सम क्या होता है 1, sum of probability is equal to 1. So area under probability curve, normal curve क्या है, probability curve है, so area under curve is equal to 1. ठीक है, इस पिक्चर को ध्यान से समझो, ये बहुत काम आने वाला है बाद में, बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ना हो या नहीं हो, बट फ्यूचर में ये ज्यादा काम आने वाला है। तो यहाँ होता क्या है, मैंने क्या कहा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर कोई कर्व आता है तो दैट इज एरिया अंडर कर्व, एंड द एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ आया ये चीज? टेल मी अदिति, प्रीति, तान्या, किस इसका फैन ही दिखेगा मुझे, बताओ समझ आया ये बात नहीं या नहीं? यस मैम। संकेत? Yes, ma'am. ठीक है, एरिया अंडर कर्व जो होगा वो 1 होगा। अब अगर एरिया अंडर कर्व 1 है और यहाँ पे ये अगर मिड पॉइंट है, देन 50% ऑफ द एरिया इज फॉर 50% एरिया जो है वो क्या है, नेगेटिव पार्ट को, मतलब प्रोबेबिलिटी जो मिड पॉइंट है उसके राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों को मीन करता है। अब चूंकि ये सिमेट्रिकल कर्व है तो 50% एरिया इधर होगा और 50% एरिया इधर होगा, दोनों तरफ 50% एरिया है। और अगर ये 50% एरिया है और टोटल एरिया 1 है, दैट मीन्स 0.5% एरिया जो है वो इधर होगा और 0.5% एरिया इधर होगा। क्या ये कंक्लूड किया जा सकता है? यस मैम। ठीक है, क्योंकि टोटल एरिया 1 है और सिमेट्रिकल कर्व है तो वो दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, देन 50% एरिया टू द राइट एंड 50% एरिया टू द लेफ्ट। और अगर टोटल 1 एरिया है देन 0.5% एरिया टू द राइट एंड 0.5% एरिया टू द लेफ्ट। ये हमारा प्रोबेबिलिटी कर्व इस तरह का कन्फिगरेशन होता है, ये ऐसा कर्व होगा, और इसका हम इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं वो सब बाद में समझ में आएगा, लेकिन कर्व ऐसा होगा, इस तरह से वर्क करता है, ये इतना याद रखना है। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इसका इंटायर रेंज होता है, टोटल एरिया 1 होता है, 50% एरिया टू द राइट, 50% एरिया टू द लेफ्ट। अगर 50%
परसेंटेज में बात कर रहे हो तो 50% करोगे, और अगर उसको 50% को एरिया में कन्वर्ट कर दोगे तो वो 0.5 और 0.5 होगा, क्योंकि टोटल 1 है, 1 का हाफ कितना होगा 0.5, सो 0.5 टू द राइट एंड 0.5 टू द लेफ्ट, ये हमारे पास टर्म होता है। सो अब इस ग्राफ का कुछ ना कुछ हम इस्तेमाल करने वाले होते हैं, क्या इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे, वो हमें देखना है। और जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी निकालने का दो तरीका है, या तो आप प्रोबेबिलिटी इस ग्राफ के बेसिस पे निकालिए, या तो प्रोबेबिलिटी का फंक्शन जो आप पढ़े थे लास्ट 2 और 3 डे जो भी पढ़े थे, 1/σ√2 पाई e to the power -1/2 सिग्मा स्क्वायर समेशन, नॉट समेशन, हटा दो समेशन, x माइनस म्यू का स्क्वायर, ये टर्म है। अब तुम इसमें सारा वैल्यू म्यू जानती हो, सिग्मा जानती हो, वैल्यू सारा रखो, सिंप्लीफाई करो, बताओ, ये करो, या फिर तुम इसमें यहाँ पे कर्व के, इस नॉर्मल कर्व के हेल्प से प्रोबेबिलिटी निकालो। दोनों तरीका है निकालने का, ठीक है, दोनों तरीका है। अगर आपको किसी पॉइंट पे निकालना है, ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इस तरह से निकालिए, कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो नहीं तो ग्राफ में बता दीजिए कि आपको इस पर्टिकुलर वैल्यू का आंसर ये लाना है, क्या आया है कैलकुलेशन, और वो जो भी करने वाले वो करने वाले। लेकिन जब आपको ग्राफिकल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना होगा तो ग्राफ का जो बेसिक कंडीशन है, जो बेसिक प्रॉपर्टी है, वो पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर 16 क्या सोच रहे हैं? हाँ बोलिए भैया। मैम इसमें जो ग्राफ में मीन का कॉन्सेप्ट है ना, दैट मीन इक्वल्स टू 0, एक बार वो बता दीजिए ना। मीन इज इक्वल टू 0, देखो जब तुम इंटायर रेंज लोगी -इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक, तो आपको पता है ना -इंफिनिटी का मतलब शुरुआत का वैल्यू 0 हो गया, इधर का वैल्यू 1 2 3 कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा, ठीक है, और वो कहाँ तक कहीं तक भी जा सकता है, दैट इज इनफाइनाइट। अपोजिट साइड में आ जाओगे तो वैल्यू सेम होता है, यू नो दैट -1 -2 -3 इसी तरह का वैल्यूज होगा, ठीक है, -4 जो भी है -इंफिनिटी तक जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जब सारे टर्म्स को जोड़ो तो 1 को 1 -1 से ऐड कर दो, 1 -1 क्या होता है जोड़ने के बाद 0 होगा, -1 को जोड़िए, 2 और -2 को ऐड कर लो, तो 1 एंड -1 एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहा है, -1 + 1 इज 0, -2 + 2 इज 0, -3 + 3 इज इक्वल टू 0। तो सबको जोड़ोगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, 0 डिवाइडेड बाय मेनी नंबर, जितना भी नंबर है सबको डिवाइड कर रहे हो 0 से, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। मैम उसके जो मतलब आपने बोला ना कि ये जो अपर पॉइंट है, मतलब जहाँ पे मीन का जो लाइन दिया गया है, उसके अपर पॉइंट को भी हम लोग मीन कहते हैं, वो ये पॉइंट को, यस ये मैम। पॉइंट शेप बता रहा है ना, कर्व का शेप बता रहा है। सबको जोड़ोगी तो देखो, सबको ऐड करने के बाद जैसे मान लो हम 1 1 ऐड कर रहे हैं, 2 2 ऐड कर रहे हैं, तो 1 1 क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू 2 2 ऐड कर रहे हैं, इन दोनों का वैल्यू 3 3, मान लो सपोज दिस इज द पॉइंट 3, दिस इज द पॉइंट 3, ये 3 हो गया, ये -3 हो गया। ग्राफ में हम यहाँ 3 3 इस तरह से लिख रहे हैं इसको, लेकिन दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, एवरेज 0। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में वो टर्म आता है ना, ग्राफिकली हम उसको ऐसे शो कर सकते हैं। और ये ऐसा शेप नहीं होता, ये 3 डायमेंशनल शेप होता है, एक्चुअल में ये 3 डायमेंशनल शेप होता है, बट हमें पेपर पे सॉल्व करना है, सिंपलीफाई करना है, तो ग्राफ इसी तरह का बनाना चाहिए। एवरेज 0 आ जाएगा इसमें, है ना, सबको जोड़ोगी तो क्या आएगा एवरेज, लेकिन ग्राफ बनाओगी तो क्या होगा, यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 सबको ऐड कर दो, तो ग्राफ उस तरह से बनाओगी ना उस पॉइंट को टच कराने के लिए, तो शेप ऐसा बनेगा। तुम 0 के सिवा कुछ और भी रख सकती हो, सपोज एवरेज 3 हो तो ये शिफ्ट हो जाएगा, 3 होगा तो 3 से माइनस इधर तक का पोर्शन, माइनस इधर तक का पोर्शन, लेकिन एरिया इसके अंदर हमेशा 1 ही होगा, 0.5 इधर 0.5 इधर होगा, वो सारा कंडीशन फॉलो करेगा।
एवरेज जो भी हो, ठीक है। अगर 14 डेज में सपोज कोविड ठीक हो जाता है तो 7 डेज इधर होने वाला है, 7 डेज इधर होने वाला है, ठीक है। 7 डेज का स्टेप ये, फर्स्ट डे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 7 डेज ये हाईएस्ट पीक पॉइंट पे जाएगा, फिर वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने में थोड़ा समय लगेगा। वही काम है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एरिया नेगेटिव हो सकता है क्या? एरिया नेगेटिव हो सकता है? नो मैम। No, ma'am. एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये जो मतलब है यहाँ माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस साइड के एरिया को तुम नेगेटिव टर्म से रिप्रेजेंट करो, एरिया पॉजिटिव ही होगा, बट नेगेटिव साइन यहाँ जो है वो इंडिकेट कर रहा है दैट इज कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ है, ये शो कर रहा है। ये राइट हैंड साइड का ग्राफ है, ये शो कर रहा है पॉजिटिव पार्ट है राइट हैंड साइड, नेगेटिव पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड, बट एरिया अंडर द कर्व इज नॉट गोइंग टू बी नेगेटिव। किसी भी कंडीशन में वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। नहीं आप बोल सकते हैं कि मेरे पास -600 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, क्या होगा वो पता नहीं, कहीं इमेजिनेशन में होगा, क्योंकि वो एक्चुअल प्लॉट तो होगा ही नहीं, क्योंकि एरिया एक्चुअल में होना चाहिए ना, जिसको रियलाइजेशन का जरूरत नहीं पड़े वो आपको मिलेगा कि है एरिया। अगर वो है तो उसका एग्जिस्टेंस डिफाइन होना चाहिए, तो हमेशा वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव एरिया डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो ये एरिया का एक कर्व बना लो ये, और इस कर्व के बाद ये लड़का हमेशा आधे घंटे बाद क्यों आता है? चलो लिखो जरा कुछ इसके बारे में, प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। लिखिए नॉर्मल कर्व, हेडिंग डाल दीजिएगा, और ये नॉर्मल कर्व का ये शेप बना लीजिएगा। अब इसमें लिखोगे क्या क्या ये बता दे रहे हैं, एक सेकेंड हम दोबारा ये बना लेते हैं। एक एक्स एक्सिस बनाना जो कि स्ट्रेट बनाना, आप लोग कर्व जो नॉर्मल होगा वो ऐसा होना चाहिए कि सिमेट्रिकल कर्व दिखे, नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड दोनों तरफ एक ही टेल जैसा दिखे, ये पॉइंट स्ट्रेट हो। सपोज म्यू इज इक्वल टू 0 हम लिख देते हैं फिलहाल यहाँ पे, this is negative minus infinity, this is positive infinity, this is mid point x axis लिख लो, x axis लिख लेना। चलो उसके बाद क्या क्या लिखने वाले हो? A normal distribution curve is a bell-shaped curve. Bell-shaped curve. Bell means यहाँ पे वो bell नहीं होगा, ये घंटी वाला bell है, ठीक है। Bell shape. WELL मत कर लेना इसको, BELL है। Bell-shaped curve. और आपको ये शेप देख के लग नहीं रहा होगा, कर्व ऐसा ही है ना, घंटी ऐसा ही रहता है ना, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ BELL बेल शेप लिखना, WELL मत करना। दिस इज अ बेल शेप कर्व, बेल शेप कर्व। So normal distribution is a bell shaped curve.
it is along the x-axis the mean of the normal distribution is mu. The mean of the distribution is mu and standard deviation is sigma. And standard deviation is sigma. तो पहला लाइन क्या था, नॉर्मल शेप जो है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है. सेकेंड लाइन है म्यू मीन है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा. थर्ड लाइन लिखिए, द एरिया अंडर प्रोबेबिलिटी कर्व इज 1. The area under probability curve is 1. The area under probability curve is 1. Next point लिखो, normal distribution curve is a symmetrical curve. Normal distribution curve is symmetrical curve. कितना पॉइंट लिखे हो? 5. 5. चलो नेक्स्ट लिखिए, the mean, median and mode. The mean, median and mode are located at the center of the curve. Are located at the center of the curve. ये पॉइंट शायद मैंने आप लोगों को बताया था बट शायद याद ना हो. मैंने जब फोटोसिंथेसिस, हाँ बोलो मैम. लोकेटेड पर से क्या बोली है? located at the center of the curve. Located at the center of the curve. ठीक है, मैंने एक टर्म बताया था शायद याद हो, जब मेसोपोटिक कर्व होता था तो मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल होता है. कोई भी कर्व अगर मेसोपोटिक होता है या फिर उसको नॉर्मल कर्व बोलो, देन मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड. ऐसा एक एग्जांपल आया था, शायद हम लोगों ने बनाया भी था, जिसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों ही अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रहा था. डेसिमल के बाद कुछ वैल्यूज में डिफरेंस था. तो अगर ऐसा होता है, अगर मीन और मीडियन और मोड तीनों ही आपका इक्वल हो जाए तो ये समझ लो कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, नॉर्मल शेप कर्व बनाएगा. ठीक है, समझ आया ये पॉइंट जो लास्ट मैंने बताया? वेल शेप Yes, समझ में ma'am. आ गया था, क्योंकि ये शेप की बात कर रहा है. ये देखो बंदी जैसे घंटी रहती है वैसा शेप है, सिमेट्रिकल है. मीन और वेरिएंस बताया हुआ है, मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, वो भी गिवन है. सिमेट्रिकल कर्व होगा. एरिया अंडर प्रोबेबिलिटी कर्व 1 होता है, ये भी बता दिया. एंड द लास्ट पॉइंट इज मीन, मीडियन, मोड जो भी है दैट इज एट द सेंटर ऑफ द कर्व. ये पूरा का पूरा कर्व जो भी बन रहा है उसका सेंटर पॉइंट जो होगा वहीं पे मीन, मीडियन, मोड लाई करेगा. बताओ इन सब में और कोई कंफ्यूजन है तो बोलो. No, ma'am. नहीं, चलिए एक लाइन और लिख लीजिए. मैम एक बार आप वो वाला स्टेटमेंट लिखा दीजिए ना जिसमें आपने बोला ना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ग्राफ किस लिए होता है, कंटिन्यूअस सीरीज के होने के, मतलब उस कंटिन्यूअस सीरीज होने की वजह से हम लोग ग्राफ बनाते हैं. वो वाला स्टेटमेंट भी लिखा दीजिए मैम. अच्छा ठीक है, उसके बाद नोट में लास्ट में लिखना उसको. पहले ये कर लो. चलो लिखो तो जरा इसका. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व
is unimodal. Normal distribution curve is unimodal. ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? चलो लिखो आगे। नॉर्मल कर्व आर एसिम्प्टोटिक कर्व। ये एक बड़ा भारी भरकम वर्ड है। नॉर्मल कर्व आर एसिम्प्टोटिक कर्व। Asymptotic curve. Normal curve are asymptotic curve. लिख लिया हो तो बताना, फिर एक्सप्लेन करेंगे। हो गया? मैम एक बार स्पेलिंग बोल दीजिए ना। क्या बोल रहे हो? स्पेलिंग बोल दीजिए ना। स्पेलिंग ASYMPTO एसिम्प्टो सॉरी क्या लिखे हैं, फिर से बोलिए तो क्या लिखे हो? ASYM PTOTIC। ठीक है, ASYMPTOTIC एसिम्प्टोटिक। एसिम्प्टोटिक कर्व। एसिम्प्टोटिक वर्ड का मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा और एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। इस वर्ड के लिए, इस प्रॉपर्टी के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो है एसिम्प्टोटिक। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा और कंटिन्यूअस वो पैरेलल इनफाइनाइट तक जाएगा, बट दैट विल नेवर टच एक्स एक्सिस। अब आप इसको लैंग्वेज में, अपना सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो लिख लो, बट द टर्म इज एसिम्प्टोटिक। ठीक है, सो नॉर्मल कर्व जो है वो एसिम्प्टोटिक कर्व है, और एसिम्प्टोटिक वर्ड का मतलब है दैट विल नेवर टच एक्स एक्सिस। ठीक है, समझ गए ये पॉइंट? मैम 6 नंबर पॉइंट एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। क्या है नॉर्मल 6 नंबर पॉइंट? डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज यूनिमॉडल। यूनिमॉडल। यूनिमॉडल का मतलब होता है जिसमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसा देखते होगे तुम लोग, एक्स का डेटा है, इसमें कोई वैल्यू एक्स का लिख लो 10 50 जो भी है, और यहाँ फ्रीक्वेंसी का डेटा है, ये 10 है, 15 है, 20 है, और इसकी भी फ्रीक्वेंसी सपोज 10 है और इसकी भी फ्रीक्वेंसी अगर 10 है, तो इसको हम लोग बाई मॉडल बोलते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट मोड, देन we have to go with maximum frequency, और यहाँ दो है, दोनों का ही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर हम किसी एक को लेते हैं तो वो बायसनेस हो जाएगा, है ना। सो आप क्या करेंगे, ये दोनों ही मोड एग्जिस्ट करता है इस केस में, तो इसको हम बाई मॉडल बोलते हैं। जब आप बात करेंगे नॉर्मल कर्व की, तो एक ही मोड आएगा जिसको MO से डिनोट कर लो, और ये बराबर होगा मीन के, MD से करिए या MD मीडियन ले लो, एंड दिस इज इक्वल टू मीन। एक ही मोड एग्जिस्ट करेगा, वो मीन के बराबर होगा और वही मीडियन भी होगा। यही है यूनी मॉडल का मतलब। बाई मॉडल मीन्स 2 मोड, ट्राई मॉडल मीन्स 3 मोड, और ऐसे भी मल्टी मॉडल भी हो सकते हैं। इसका मतलब है बहुत सारा मोड एग्जिस्ट कर रहा है, सबकी फ्रीक्वेंसी बराबर ही है। कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल कर्व की बात करते हैं, देन मोड, मीडियन एंड मीन आर इक्वल, क्योंकि मीन तो दो नहीं हो सकता, मीन तो एक ही होता है ना रिया, मीडियन एक ही होता है ना, तो मीन मीडियन जब एक होता है तो मोड भी एक ही होगा।
then we go with normal distribution. ठीक है, चलो अब हो गया क्लियर। एक लाइन और लिखिए, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन is symmetric about the standard deviation sigma. Normal distribution is symmetric about the standard deviation sigma. So next point लिखो, the area under the curve that lies between three times the standard deviation of the mean covers 95% of the area. Covers the 95% of the area. Covers the 95% of the area. अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है ये, कि जब भी आप बात कर रहे हैं तो यहाँ तो पता है कि पूरा का पूरा एरिया जो है कर्व के अंदर वो 100% है और उसका वैल्यू मैथमेटिकली 1 है। 0.5% एरिया इधर है, 0.5% एरिया इधर है। अब इसमें बोला गया है 3 times a standard deviation of mean, मतलब अगर मीन म्यू है, म्यू प्लस 3 सिग्मा और म्यू माइनस 3 सिग्मा अगर हम कर देते हैं तो ये एरिया और ये एरिया के बीच का जो पॉइंट होगा, सपोज दिस इज दिस वन, सिग्मा का कोई वैल्यू होगा, ध्यान देना 3 इज अ कांस्टेंट और म्यू का भी कुछ वैल्यू होगा, म्यू में से कुछ घटाया जा रहा है, ये तो हम देखिएगा ध्यान से, म्यू माइनस 3 सिग्मा। सपोज एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, म्यू इज इक्वल टू 5, सपोज मीन इज इक्वल टू 5 एंड सिग्मा जो है वो 1 है। सपोज हम ये वैल्यू ले रहे हैं, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल जिसका मीन 5 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, देन 5 माइनस 3 इंटू 1, 3 सिग्मा मीन 3 इंटू 1, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 दैट इज 2, ठीक है। और यहाँ म्यू इज 5, म्यू प्लस 3 सिग्मा मीन्स 3 into 1 that is 3 and that is equal to 8। मतलब ये हुआ कि जब आप इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं जिसका मीन 5 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, इन दैट केस 2 से लेके 5 तक में 95% ऑफ द एरिया कवर हो जाता है। दैट मीन्स इससे पहले का एरिया की बात करें तो 5% का एरिया है जो बचा हुआ है, मतलब म्यू माइनस 3, अगर सपोज म्यू जो है, एक सेकेंड हम यहाँ पे थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, देख लेना, ये जो रेंज है माइनस इंफिनिटी होता है, ये हम रहने देते हैं, दिस इज माइनस इंफिनिटी, दिस इज प्लस इंफिनिटी, म्यू इज 5 सो वी आर राइटिंग हियर 5, 1 जो है वो सिग्मा है, 5 से पीछे चले जाओ, सो दिस मे बी 4, दिस मे बी 3, दिस मे बी 2, ठीक है।
5 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद अभी 5 के बाद इधर से आ जाएगा 6, दिस इज 7, दिस इज 8। ठीक है, तो यहाँ से लेके ये एरिया और यहाँ से लेके ये एरिया, दैट मीन्स दिस इज 2 एंड दिस इज 8। ये जो एरिया है वो 95% एरिया को कवर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो लास्ट स्टेटमेंट आप लिखे हैं, 95% एरिया जो है वो यहाँ से यहाँ तक में कवर हो जा रहा है। रेस्ट 5% जो एरिया है दैट इज इन बिटवीन दिस टू दिस वन एंड दिस टू दिस वन। ठीक है, तो ये आपका जो है वो लास्ट प्रॉपर्टी है। और भी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब किया गया है, कुछ कुछ तुम्हारे बुक में देखना, कुछ कुछ अलग अलग और भी टर्म इस्तेमाल किया गया होगा, बट बेसिक जो है वो इतना है जो आपको इस्तेमाल करना है। इसमें और भी हो सकता है, यहाँ 3 सिग्मा की जगह 2 सिग्मा कर दे, सिग्मा कर दे, ये हो सकता है, यही चेंज आएगा, डिफरेंस आएगा। तो इस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये प्रॉपर्टी है। इसको और भी होगा तो हम और भी डिस्क्रिप्शन लिखवा देंगे, बट पहले इतना जो लिखे हो उसमें बताओ अगर कुछ कंफ्यूजन है तो किसी को भी। क्या हुआ, किसको होंगे वो याद आ रहा है? किसी को कुछ पूछा था? मैम इसमें जो एक स्टेटमेंट है ना कि द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन। सिमेट्रिक अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब जो वेरिएशन, मीन और वेरिएशन पता है ना, ये वेरिएशन इसमें दिख रहा है ना, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट एंड दिस इज शोइंग द वेरिएशन। ऑब्वियसली वेरिएशन है तभी ये डाउनवर्ड जा रहा है, इधर इधर। तो ये जो वेरिएशन हो रहा है वो ये स्टैंडर्ड डेविएशन के पैटर्न के बेसिस पे हो रहा है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन के वैल्यू के बेसिस पे हो रहा है। इसका मतलब ये है, और ये हमेशा होता है, ये कोई नई बात नहीं है। ये कर्व जो है वो सिमेट्रिकल है, मतलब जितना इधर डेविएट कर रहा है उतना इधर भी डेविएट कर रहा है। तो ये फैक्टर जिस तरह से सिग्मा है वो इधर भी उसी तरह से फंक्शन करेगा जिस तरह से इधर फंक्शन करेगा, और इसी के बेसिस पे ये जो है बहुत फास्ट ऐसे घूम रहा है या फिर ऐसे डल हो गया, ऐसे गिर रहा है या फिर फास्ट, जो भी है सिग्मा के बेसिस पे होता है। तो सिग्मा के बेसिस पे सिग्मा का जो वैल्यू होगा उसी के हिसाब से इसका चेंज जो आएगा वो दिखेगा। वेरिएशन तो होगा डेटा में, वेरिएशन नहीं होगा दैट मींस डेटा इज अ फोटोकॉपी। ठीक है, आपका डुप्लीकेट कॉपी सारे एक दूसरे का डुप्लीकेट कॉपी होता अगर सबका शकल एक जैसा होता तो, लेकिन वैसा तो है नहीं, सब एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन फिर भी देयर इज अ सिमिलरिटी। तो वो सिमिलरिटी किस तरह से काम कर रही है वो मीन रेफर कर रहा है, और जो डिफरेंसेस है दैट इज गिवन बाय सिग्मा, और उसी के हिसाब से वो फंक्शन डेविएट करता है। अगर बहुत ज्यादा डेविएशन होगा तो बहुत फास्ट डिक्लाइनिंग होगा या फिर फास्ट इंप्रूवमेंट होगा, इंक्रीमेंट भी फास्ट होगा और जो डाउनफॉल होगा वो भी फास्ट होगा। बट अगर वही स्टैंडर्ड है, क्योंकि यही डाउनफॉल अगर फास्ट होने लगता है तो ये पीक्ड कर्व हो जाएगा ना, होगा या नहीं? इस तरह से कर्व बना, एक कर्व मैंने ऐसे बनाया, ऐसे, तो ये पीक्ड कर्व है ना, लेप्टोकोटिक कर्व है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट एक ही बार बहुत फास्ट इंक्रीमेंट हुआ फिर फास्ट डाउनफॉल हो गया, तो यहाँ नॉर्मल नहीं होगा। अगर इस तरह से वर्क कर रहा है तो फिर वो नॉर्मल है। सिमेट्रिकल कर्व ये भी है, दिस इज आल्सो सिमेट्रिकल कर्व। आप सेंट्रल पॉइंट ले गए हैं, जा रहा है, सपोज सेंट्रल पॉइंट इस तरह से जा रहे हो वो भी, तो क्या हो रहा है, जैसे जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट इधर भी है, दिस इज आल्सो सिमेट्रिकल, बट वो नॉर्मल नहीं है ना, क्योंकि कर्व उसका उस तरह से नहीं दिया। ठीक है, और कुछ? चलो ठीक है, फिर अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके देन, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। लास्ट में स्वप्निल का बस आवाज सुनाई देता है, जब तक क्वेश्चन पूछो कुछ नहीं याद होता है ना स्वप्निल? है मैम, कुछ आता है, कुछ आता है आवाज डिस्टर्ब करने के लिए या कुछ पूछने के लिए? मैम जेड वैल्यू
कैलकुलेट किया जाता है। क्या किया जाता है? अलका म्यूट कर लो, तुम्हारी तरफ से डिस्टर्बेंस ज्यादा है। ओके